हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कश्यप इसके लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। और आज हम बताने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल जो और आयतन जो चैप्टर था 13वां अध्याय। इसके पहले प्रश्नावली को हम हल कर रहे थे, पूरा लंबा हल करने का प्रयास किया था। फिर पूरी प्रश्नावली में काफ़ी कुछ बता दिया है, कुछ बाकी भी रह गया है, उसको भी बताएंगे। लेकिन अभी हम बताने वाले हैं इस पूरे वीडियो में आपको प्रश्नावली 13.2 पूरी तरीके से हल मिलेगी। एक क्वेश्चन भी हम नहीं छोड़ेंगे अरिहंत की किताब, इस किताब का। और उससे पहले हम तो जानकारी ले लेते हैं कि क्या है मोटी वाली हेडिंग। टॉपिक नंबर 2, किसी ठोस का आकार का से दूसरे आकार में रूपांतरण कुल मिलाकर किसी एक चीज को पिघलाकर, खोदकर, गलाकर, मिटाकर, कुछ भी करके दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाएगा, ये सूत्र रहने वाले हैं। और इसके लिए महत्वपूर्ण जो परिणाम है और या सूत्र हैं वो यहाँ पे 2 दिए गए हैं। पर मैं कहूँगा कि आपको मन हो तो उसे पढ़ लें और ना मन हो तो मत पढ़ें, क्योंकि हम इसका प्रयोग तो बताने ही वाले हैं। आइए चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्नावली के साथ में। तो प्रश्नावली में है क्या, मैंने पहली प्रश्नावली कहा था क्या, पहले प्रश्नावली कहना था। तो प्रश्नावली 13.2 में टोटल हो रहे हैं 10 प्रश्न और 10 प्रश्नों को उत्तर यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। देख करके उत्तर छाप लो, हो गया काम खत्म। नहीं सॉरी, मजाक कर रहा था मैं। सभी प्रश्नों को हल करके दिखाने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। थोड़ा सा जूम करते हैं, अब प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखा 6 सेंटीमीटर, मेरी उंगली बड़ी दिखाई दे रही है। 6 सेंटीमीटर कोर वाले घन से 2 सेंटीमीटर कोर वाले घन वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो जो इसमें डिटेल्स हैं पहले वहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात, बड़े घन की कोर दी गई, हम इसे बड़ा घन ही कहेंगे। हम लिखेंगे बड़े घन की कोर। जिन्हें भी कोर के बारे में नहीं पता वो जान लें कि इसे भुजा कहा जाता है और उसे आमतौर पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि यहाँ पे दोनों ही घन हैं, दोनों ही घन की कोर है, तो मैं इसे ए या फिर ABCD कुछ लिखने के बजाय सीधा भुजा, बड़े घन की भुजा या फिर कोर बराबर 6 सेंटीमीटर लिखना पसंद करूँगा। ठीक। और 2 सेंटीमीटर कोर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, यानी छोटे। तो जो हमारा छोटा घन है, छोटे घन की कोर लिखना था, की कोर या फिर भुजा, वो कितनी दी गई है, वो दी गई है 2 सेंटीमीटर। याद रखेंगे जब भी बड़े घन को छोटे घन में बदला जा रहा है, आपके पास एक बड़ा सा घन है। ओके, तो पहले तो इस चैप्टर में ही आप जान लो कि जो कुछ हो रहा है कि एक को काट के दूसरे के रूप में परिवर्तित किया जाएगा या पिघला करके ढाला जाएगा या जो भी कुछ किया जाएगा, ऐसी प्रत्येक स्थिति में आपका जो आयतन है वो नहीं बदलेगा। क्या आएगा, वो आयतन नहीं बदलेगा, हमेशा ये ध्यान रखें। ठीक। और यहाँ पे भी वही होने वाला है, हमारा यहाँ पे आयतन नहीं बदलने वाला है। हालांकि हम आयतन को बदलना भी नहीं चाहते, लेकिन इसमें जो सूत्र हमारे लिए प्रयोग किया गया होगा वो बनाए गए नए, ऐसा कह सकते हैं कि नए ठोसों की संख्या, जो सूत्र है नए घनों की या फिर छोटे घनों, नए की जगह छोटे भी लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हैं, छोटे घनों की जो संख्या हो जाएगी वो प्राप्त होगी बड़े घन के आयतन बटे बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। सबसे ज़रूरी बात तो यही है और इसके अलावा कोई बात भी नहीं है इस प्रश्न को हल करने के लिए। अब बड़े घन का आयतन क्या होगा, उसकी भुजा है तो है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 की घाते 3, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है भैया, आगे लिखेंगे इसको 2 की घाते 3 लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा की घाते 3। ठीक है, कोष्टक बंद कर दिया। अब कई लोग यह क्या करते हैं कि 6 को पहले बात तो लिख लो 3 बार, 6 गुणते 6 गुणते 6 लिखो, नीचे 2 गुणते 2 गुणते 2 लिखो, 2 को 3 बार लिखा। अब बात ये करनी थी कि कई लोग इसको गुणा करने लग जाते हैं, 6 6 36 216।
हालांकि छाछक 36 में कर लेते हैं, लेकिन 36 का 6 बार पहाड़ा पढ़ के 216 नहीं पढ़ पाते, तो उसे गुणा करके निकालते हैं। हम कहेंगे कि ऐसा मत कीजिए। इसके बजाय जो आपको टेक्निक सीखनी है, जो आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली इस पूरे अध्याय में, यानी कि खाली इसी अध्याय में नहीं, आगे भी चलकर जहाँ पे भी हमको ऐसे बटे में मिलेगी गिनती, तो सबसे पहले आप भाग कीजिएगा। भाग क्या, 2 से काटिएगा 6 को, 3 2 3 6, 2 3 6 और 2 3 6, और ऐसी स्थिति में 3 गुणते 3 गुणते 3 प्राप्त हुआ है, 3 गुणते 3 गुणते 3 प्राप्त हुआ है, 3 तरीका 9 तरीक 27 आसान संख्याओं को गुणा, और बस यही हो गए छोटे घनों की संख्या, और बस हो गया भाई। और क्या ही लिखा जाएगा, कुछ नहीं। तो इतने घन हमारे प्राप्त हो रहे हैं, यही हमारे इस प्रश्न के लिए आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। जी हाँ बिल्कुल, अब अगला क्वेश्चन ही देखा जाए। यहाँ पे लिखा क्या गया है, कहा गया है, देखेंगे, 3 धात्विक ठोस घन जिनके सिरे 12, 16 और 20 है को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने नए घन के माप ज्ञात कीजिए। तो भाई कुछ करना नहीं है, यहाँ पे पिघलाया गया है, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी नया घन होगा वो उसका जो आयतन होगा वो पुराने घन, सभी घनों के आयतन के योगफल के बराबर होगा। तो प्रश्न संख्या 2 लिखिए। आप लिखिए कि ये जो 3 धात्विक ठोस घनों के सिरे, तो जो हमारे पास 3 धात्विक ठोस घन है, घन के किनारे जो हमारे पास हैं वो हम ले लेते हैं क्या, A1 बराबर 12 सेंटीमीटर लिखना था, और A2 बराबर 16 सेंटीमीटर। A2 जब भी आता तो A2 मोटिवेशन वाले सर जी को याद आने लगती है, मतलब गजबी व्यक्ति हैं वो। और A3 बराबर क्या है, 20 सेंटीमीटर है। ओके, अब इतना तो सब लिख लिया। अब मान भी लेते हैं कि जो पिघला कर बनाए गए नया या फिर बड़े घन का भुजा माना, दिए गए घनों को पिघला कर बनाए गए नए घन की भुजा क्या होने वाली है, वो तो होने वाली है A, हमने मान लिया है। ओके, अब क्या करना है, तो पुराने घनों का आयतन का योग बराबर नए घन का आयतन, यही होने वाला है। तो पुराने घनों के आयतनों का योग बराबर नए घन का आयतन। ये तो कभी बदलने वाली चीज है नहीं, हमेशा ऐसे ही रहेगा। जो पुराने घन थे वो A1 क्यूब, या फिर डायरेक्ट लिखते हैं 12 की घाते 3 प्लस 16 की घाते 3 प्लस 20 की घाते 3 होने वाला है। सभी घनों का ये आयतनों का योग हो गया बराबर नए घन का आयतन 1 की घाते 3 हो जाएगा। अब तो गुणा करना पड़ेगा, गुणा करेंगे 12 को 3 बार, तब जो मिलेगा उसी को जोड़ना पड़ेगा। हम जोड़ करके घाते 3 नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में गलत हो जाएगा। तो भाई 12 का घाते 3 कैसे निकालेंगे, तो भाई 12 बराबर में होता है 144, बराबर में 144, इसमें कर देंगे 12 से गुणा। हमें आपको भी ऐसे ही प्रश्नों को करना चाहिए। जिन प्रश्नों के बारे में जैसे 12 की घाते 3 जो घन करने पर क्या मिलता है उसके बारे में आपको पता नहीं है, या फिर सिंपल सी सवालों के बारे में नहीं पता है, तो आपको बाकायदा गुणा कर लेना चाहिए ऐसे ही बगल में या फिर एक रफ जगह पे। और अगर आप एग्जाम में कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में पन्ना पलट के एकदम पीछे वाले जगह पे, ताकि यहाँ पे सवाल करते हुए गंदगी ना फैले। कुछ बच्चे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी गोचते रहते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा एकदम पीछे वाले नए पेज, आखिरी वाले पेज पे गोच लें, और वो बेहतरीन रहता है ताकि कोई दिक्कत ना होने पाए। तो 2 चौके
8 2 चौके 8 2 एकम 2, 1 से गुणा करने पर 4 4 1, ये 8 हो गया, 8 4 12, 4 2 6 1 7, 1 1728 मिलता है। यहाँ पे 1728 प्लस 16 का घन भी नहीं पता है, तो 16 16 में क्या होता है भैया 256, तो वो तो होता है 256 और फिर से गुणा करते हैं 16 से, तो 6 36 6 हासिल लगे 3, 6 5 30 3 33 3 हासिल हो गया, और 6 दूनी 12 3 15, और 1 से गुणा करने पर क्या होगा 6 5 और 2, यहाँ पे 6 मिल गया, ये 9 हो गया, 5 5 10 का 0 हासिल लगे 2 1 3 1 4, 4096। तो 4096 यहाँ पे प्राप्त हो गया है। प्लस 20 का घन करना तो आसान काम होता है, आपको 2 का घन करने लेना है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और 20 ये जो 0 है उसको 3 बार लिखना है, 1 2 3, ये 8000 जो मिल गया वो, अब इनको मतलब ये 20 का घन है, अब इनको जोड़ेंगे और एक योग के बराबर तो करना ही है, वो तो हर ही बराबर, तो जोड़ते हैं। अब भाई यहाँ पे इकाई के स्थान पे 8 है, 6 8 और 0 है, तो 8 6 14 4 हासिल लगे हो गया 1, और 2 9 9 2 11, कुछ नहीं है 12 हासिल 1 जोड़ देंगे, 12 1 हासिल 2 हासिल लगे 1, 7 और कुछ नहीं है 7 1 8 हो जाएगा, हासिल जोड़ करके 1 और 4 हो जाएगा 5, और 8 5 13, इतना मिल गया। तो भाई ये a क्यूब बराबर हो रहा है। अब याद रखेंगे कि a बराबर जो होगा इनका घनमूल होगा, घनमूल 13824 का घनमूल प्रयोग किया जाएगा। तो आइए देखते हैं, 13824 है हमारे पास, इसका घनमूल निकालने के लिए हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 2 से काटते हैं, 2 6 12, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 2 नहीं 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 से काटते हैं 1 2 7 14, 2 2 नहीं 4, 2 8 16, 2 से काटते हैं 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 2 नहीं 4, और 2 से काटते हैं 2 2 नहीं 4, 2 1 कम 2, 2 6 12, फिर 2 से कट रहा है 2 1 कम 2, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती सभी लोग करते हैं। 2 1 कम 2 हो गया, और ये कट नहीं रहा है 16, 2 8 16 बड़े जल्दी से लिख देते हैं, लेकिन ये 18 दिखाई दे रहा है। 18 दुनिया 36 होता है, ना कि 216, यानी क्या सही होगा, बीच में 0 लगेगा। 108 दुनिया 216 होता है, तो यहाँ पे 108 होगा। और अगर ऐसे ना समझ में आए तो बाकायदा 216 को ऐसे लिखिए, 2 से भाग करना शुरू कर दीजिए, भाग करके आपको सही जवाब मिल जाएगा। 2 से काटते हैं, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 से काटते हैं 2 दूनी 4 और 2 7 14, और ये 27 जो होता है 3 से कटेगा 9 मिलेगा, 3 से कटेगा 3 मिलेगा, 3 से कटेगा 1 मिलेगा, और ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। चीज़ों को उठा के रखना शुरू करते हैं। कुछ ज़्यादा ही लंबा मिल रहा है, और 2 की गिनती कर लेते हैं, 3 6 9, 9 बार आपका 2 है और 3 बार आपका 3 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 2 2 2 2, ये 6 बार हो गया, 2 2 2 9 बार हो गया, 3 3 3 कंप्लीट हो गया। जोड़ा बना लेते हैं, मतलब 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पे 2 का नहीं बनाना है, क्या कहते हैं 3 है ना, घनमूल निकालना है, इस वजह से 3 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। कम का जोड़ा बना नहीं सकते, बनाने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 ठीक 2 है और 1 ही 3 है। यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3, और 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 3 24, तो बड़े घन की जो भुजा होगी वो 24 सेंटीमीटर होगी, पिघलाकर इसे बनाया गया है। तो ये रहेगा आपके इस प्रश्न के लिए उत्तर। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 3 क्या है क्वेश्चन में। प्रश्न संख्या 3, यदि 1 सेंटीमीटर किनारे वाले धात्विक घन से एक 4 मिलीमीटर व्यास वाला तार बनाया जाए तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बात, हमारे पास एक धात्विक घन है, हम यहाँ पे लिखेंगे धातु
के घन की भुजा और वो है 1 सेंटीमीटर। गुड। लेकिन चूंकि यहाँ पे मिलीमीटर में चल रहा है ये वाला काम, लेकिन हमें तार की तो लंबाई निकालनी होगी सेंटीमीटर में ना, तो हम इस मिलीमीटर को मीटर में बदल लेंगे। देखिए भाई बात यूं है कि आप या तो सेंटीमीटर में काम कर सकते हैं, या तो मिलीमीटर में काम कर सकते हैं, या तो मीटर में कर सकते हैं, पर खिचड़ी बना के काम नहीं कर सकते हैं। एकदम बात समझ में आई? ठीक। तो 1 सेंटीमीटर को या तो मिलीमीटर में बदल लेते हैं और या तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो कौन सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा? क्योंकि तार की लंबाई काफ़ी लंबी आने वाली है, इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि हम सेंटीमीटर में ही काम करें। ओके। तो धातु के घन की भुजा हो गई है। हम यहाँ पे जो हमारे पास तार बनाया गया है, तार का व्यास दिया गया है, व्यास दिया गया है 4 मिलीमीटर। ओके। तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या क्या होती है भैया? त्रिज्या होती है इसकी आधी, 4 का आधा 2 मिलीमीटर। ओके। ये तो मिलीमीटर में है, लेकिन हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो इसी मिलीमीटर में 2 मिलीमीटर में अगर हम 10 से भाग देते हैं तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा और इसके बराबर हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। अरे ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है? 10 ही से भाग क्यों कर रहे हैं? 10 से भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। ओके। चूंकि यहाँ पे लिखना था इतना होता है, तो यहाँ पे हमने रख दिया। अब हमें यहाँ पे तार की लंबाई याद करनी थी। मान लेते हैं तार की लंबाई। माना तार की जो लंबाई है वो तो होने वाली है L या फिर X मीटर या फिर X सेंटीमीटर ले लेते हैं, क्योंकि सबको सेंटीमीटर में चल रहा है। आगे बात को बढ़ाएंगे। आगे क्या करना है? हमें वही पुराना काम करना है कि हमारे पास, हालांकि देखिए यहाँ पे क्या करना चाहिए था, ये मेन चीज़ों को काले से लिखना चाहिए था, मुझे त्रिज्या तो नीले से लिखने चाहिए थे, बट क्या करें, भूल जाते हैं। आगे बात को बढ़ाएंगे। हमारे पास जो धातु के घन का आयतन है वो और तार के आयतन दोनों होंगे बराबर। तो धातु के घन का आयतन बराबर हो जाएगा तार का आयतन। आगे धातु के घन का आयतन, घन जो धातु का घन है जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, उसका आयतन भुजा की घाते 3 हो जाएगा। हम ऐसा लिख सकते हैं भुजा की घाते 3 और तार का आयतन, ये बेलनाकार है। कैसा है? बेलनाकार, बेलनाकार। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे πr²h। तो भुजा है 1 सेंटीमीटर, उसकी घाते 3, पाई का मान 22/7 यहाँ पे टपका देते हैं बूंदी की तरह, और आर का मान तो हमने निकाला 0.2, वही रख देते हैं। हालांकि हमको आर का मान रखना चाहिए कि नहीं, उत्तर में देखेंगे तो पाई का मान रखना चाहिए कि नहीं, तो पाई का मान यहाँ नहीं रखा है। आप कैसे एग्ज़ाम में ट्राई करेंगे? सबसे बेहतरीन तरीका है कि पाई का मान रखना है कि नहीं है, ये जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आर से, मतलब 7 से आर या एच कट तो नहीं रहे हैं। अगर कट रहे हैं तो रख देंगे। जैसे कि एच यानी कि तार की लंबाई, हम इसको एल भी ले सकते हैं। हमने बहुत ज़्यादा गोचा मोची कर दिए, पर आपको समझना है तार की लंबाई एल, ये जो लंबाई है एल वो है एक्स, 7 से तो नहीं कटेगा। आर जो है त्रिज्या ये है 0.2, जो भी 7 से नहीं कटेगा। बस इसी वजह से हम पाई का मान नहीं रखेंगे। पहले तो नहीं रखेंगे, बाद में हम चाहे तो ट्राई करके रख सकते हैं, पर पहले तो बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो आर का मान 0.2 रखते हैं। घाते 2 हो गया, एक्स की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, पाई नीचे जाने वाला है, 1 की घाते 3 बराबर 1 होता है, पाई यहाँ पे रहने वाला है 0.2 का वर्ग। अगर जिनको भी 0.2 का वर्ग नहीं आता है वो यहाँ पे देख लें। बस 0.2 का वर्ग आसानी से निकालना है तो 2 की घाते लगाओ, 2 2 9
4 लिखो और एक अंक पे दशमलव है, एक का दुगुना 2 अंकों पे दशमलव लगाओ, एक अंक तो ये हो गया, दूसरा का दशमलव अंक ये हो गया। अब 0.04 ऐसा कह सकते हो आप कि आपके 0.2 का वर्ग मिला है। और अगर यकीन ना पड़े तो 0.2 लिखो, 0.2 लिखो, गुणा कर डालो, 2 से गुणा कराओ 4 मिल गया, 0 मिल जाएगा, 0 से गुणा कराओगे तो 0 0 मिलेगा। यहाँ पे 4 लिखो, 0 लिखो, 0 लिखो और 2 अंकों पे दशमलव लगा दो दन से, क्योंकि 1 और 2 अंकों पे दशमलव लगा दो और ये मिल जाएगा आपको उत्तर, जो कि यहाँ पे रहने वाला है 0.04 बनकर। और यहाँ पे रहने वाला है x का मान तो निकालना है, x को यहीं पे रहने देते हैं, बाकी सबको उधर सरका देते हैं। तो 1 मिल जाता है पाई और 0.04 मिल जाता है। और अगर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे और ये हो जाएगा 100/4 पाई। 4 पाई बिछा गई। पहली बार बहुत दिनों बाद हमें मिला है 4 पाई लिखने के लिए, मज़ा आ गया। 4 से काट देंगे 25 मिल जाएगा। तो x बराबर आपको मिल जाएगा 25/पाई और हम कह देंगे इतना सेंटीमीटर हो जाएगी तार की लंबाई। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया होगा, आया कि नहीं? कमेंट का बक्सा खुला रहेगा आपके लिए, भर दो कुछ भी लिख करके। अब अगले प्रश्न को देख लिया जाए, क्या कहता है अगला प्रश्न, आसान है कि नहीं? पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा। एक धात्विक ठोस बेलन जिसका व्यास दिया गया है और जिसका व्यास तथा ऊंचाई क्रमशः लिखा गया है। तो व्यास हो गया 6, ऊंचाई तो अगला वाला 32 है। तो को पिघलाकर 8 समान आकार के ठोस गोले बनाए जाते हैं, समान आकार के ठोस गोले बनाए जाते हैं, या प्रत्येक गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों चौथे का कैसे उत्तर लिखना शुरू करेंगे? तो सबसे पहले बात तो धात्विक ठोस बेलन की बात कर रहे थे, तो हम लिखेंगे बेलन का व्यास दे रखा है भैया, व्यास क्या है 6 सेंटीमीटर। आपको क्या लिखना है आगे? त्रिज्या लिखना है, क्योंकि त्रिज्या के बारे में तो पता नहीं है ना। त्रिज्या r बराबर हो जाएगा कितना, ये r है, गंदा सा r बन गया, 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर कह दीजिए। और हमें दिया गया 32 सेंटीमीटर क्या उसकी ऊंचाई की। तो बेलन की ऊंचाई ये h बराबर रहेगी और जो कि है 32 सेंटीमीटर। ओके, आगे क्या है कि हमें पिघलाकर 8 समान आकार के ठोस गोले बनाने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ठोस गोलों की संख्या, ठोस गोलों यहाँ पे बनाए गए, ऐसा लिख देते हैं, बनाए गए ठोस गोलों की संख्या। भैया संख्या कितनी है? वो है 8। माना हमसे व्यास पूछ रहा है, हम त्रिज्या मान लेते हैं। माना गोलों का या फिर की त्रिज्या, और इसके लिए हम क्या लेंगे, ये r1 ले लेते हैं, इसको r2 ले लेते हैं, जो कि हो जाएगा r2 x सेंटीमीटर ले लेते हैं। ओके, तो इतना सब कुछ समझ में आ गया। भाई बात यूँ होनी है इस प्रश्न में कि आपका जो गोले का बेलन का आयतन है वो 8 गोलों के आयतन के बराबर होने वाला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या सूत्र रहने वाला है कि बेलन, या फिर हाँ यही लिख लेते हैं, या फिर चलने देते हैं, बेलन का आयतन बराबर 8 गुणते 1 गोले का आयतन, 1 गोले का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या है? बेलन का आयतन तो पाई r स्क्वायर h होता है। पाई r का मतलब हो गया 3 स्क्वायर और h, या फिर हमको एक बार फार्मूला लिख लेना चाहिए था, तो फार्मूला लिख लेते हैं। तो पाई r स्क्वायर h ज़्यादा बेहतर रहता है। ये 8 गुणते 4/3 पाई r क्यूब ऐसा लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये r1 होने वाला है, ये r2 होने वाला है, बेहतर रहेगा। अब पाई r1 का मान कितना है वो हमने निकाल लिया था। r1 का मान हमने लिया था कितना, 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 के हाथे 2 गुणते h, ऊंचाई कितनी थी वो थी 32 बराबर 8 गुणते 4/3 पाई रहने वाला है। और r2 का मान तो हमको निकालना है, हालांकि हमने इसको x माना था तो हम x के हाथे
3 लिख लेते हैं, जो कि ज़्यादा आसान रहेगा। हालांकि ना मानते तब पर भी काम चलता है। अच्छा, ये तो बड़ी बदतमीजी वाली बात होगी कि हमने यहाँ पे त्रिज्या को R2 भी लिया है और x भी लिया है, तो ऐसे वाला काम यहाँ पे नहीं करेंगे, या फिर कर भी देंगे तो क्या ही दिक्कत होगी। मतलब कुछ भी यार, मैं क्या करना चाहता हूँ, मतलब जैसा लिखा है वैसे ही सही करो और कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक्स क्यूब का मान निकालना है, ये जो x है इसका मान निकालना है, फिलहाल x की वैल्यू निकालनी है हालांकि। तो बाकी अब देखेंगे क्या करना है कि भैया पाई जो है और 3 की घातें 2 बराबर 3 3 या फिर हम 3 गुणित 3 लिख देते हैं और 32 लिख लेते हैं। बट ये 8 जो है नीचे आएगा, ओके। ये जो 4 है वो भी नीचे आएगा, ये जो 3 है नीचे से वो ऊपर जाएगा। हमेशा याद रखो ये गेंद की तरह होते हैं, बराबर के उस पार एक दीवार है, इस पार एक दीवार है, जो भी ऊपर है वो नीचे जाएगा, नीचे है तो ऊपर आएगा। बस यही वाला काम प्रक्रिया चलती रही। तो 8 नीचे गया, 4 नीचे गया, 3 ऊपर गया, पाई ऊपर है वो नीचे आएगा, पाई यहाँ पे हो जाएगा। पाई से पाई काटो, 8 चौके 32 करो, 4 से 4 को काट दो और क्या करोगे भैया यहाँ पे 3 3 3 बच रहा है, तो 3 गुणित 3 गुणित 3 लिखो और ये x की घाते 3 हो रहा है। x की घाते 3 मतलब घनमूल हो रहा है। अब x बराबर क्या मिल जाएगा, घनमूल किसका, 3 गुणित 3 गुणित 3। हालांकि गुणा करने पे 27 हो रहा है, पर 27 निकालो अभी मत, x बराबर इसका घनमूल कितना निकाल दो, 3। और सब कुछ किस में चल रहा था भाई, सेंटीमीटर में चल रहा था। तो ये 3 सेंटीमीटर हमको त्रिज्या मिल जाएगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास जो गोले की जो हमको त्रिज्या निकालने की बात नहीं कही गई थी वो है 3 सेंटीमीटर है, तथा जो हमसे व्यास पूछा गया था वो क्या है, व्यास 2 गुणित 3 बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो ये रहेगा इस प्रश्न का उत्तर और यहाँ पे आपको आंसर दिखाई भी दे रहा है। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं और अब हम प्रश्न संख्या 5 के बारे में बात करेंगे। कहा गया है कि विमाओं 66 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर के सेंटीमीटर वाले ठोस घनाभाकार शीशे के टुकड़े में 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने शीशे की गोलियां से 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी शीशे की गोलियां प्राप्त की जा सकती हैं। यानी कि हमको इसको पिघला करके गोलियों के शेप में बदलना है और गोलियों का व्यास दिया गया है, तो गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बात तो हम लिखेंगे घनाभ, जो हमारे पास घनाभ है, घनाभ की विमाएं दी गई हैं, ठीक है। घनाभ की विमाएं, ये जो विमाएं हैं यही इनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है और हमें ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा स्पेशल लिखने की ज़रूरत नहीं कि ये लंबाई ये चौड़ाई है, हमें बस लिख देने की ज़रूरत होती है और लिख देंगे तो काम हो जाएगा। 21 सेंटीमीटर ये लिख दिया हमने। और जो हमें कांच की गोलियां प्राप्त हो रही हैं, शीशे की गोलियां प्राप्त हो रही हैं, कांच नहीं है शीशा है, तो गोलियों या फिर शीशे की गोलियों का व्यास क्या हो जाएगा भैया, वो है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए क्या, इसकी त्रिज्या, क्योंकि बिना त्रिज्या के काम तो बनने वाला नहीं है। त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 4.2/2 और एक काटने पर 2.1 कह सकते हैं सेंटीमीटर में, मतलब इतना मिल गया है। अब क्या, अब यहाँ पे फॉर्मूला आप याद रखें कि जब भी ऐसे गोलियों की संख्या याद करनी हो तो ऐसी स्थिति में हो जाता है जो आपके पास पहले से जो था वस्तु या ठोस, उसका आयतन बटे एक छोटी सी हिस्से का आयतन, या फिर हम ऐसे लिखने वाले हैं यहाँ पे फॉर्मूला की गोलियों की संख्या जो हमें ज्ञात करनी है उसके बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटे ये जो शीशे की गोलियां मिल रही हैं, गोलियों या फिर एक गोली का आयतन हमें लिखना चाहिए था, सॉरी,
एक गोली का आयतन, थोड़ी सी गलती हो गई हमसे, हमें लिखना चाहिए एक गोली का आयतन, वो थोड़ा सा गलत था। ग्राम का आयतन क्या हो जाएगा 66 गुणते ये 42 जो मिला है गुणते 21 जो मिला है, ये हो गया इनका आयतन। और गोली का आयतन क्या हो जाएगा, वो होता है हमें पहले लिख लेना चाहिए था फॉर्मूला। क्या गलतियां करते रहते हैं, ऐसे गलती करने तो अच्छा नहीं रहेगा। लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई, और आयतन जो होता है पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन। तो इसकी लंबाई है 66, चौड़ाई 42 और ऊंचाई है 21, हम ऐसा कह सकते हैं। ये 4/3 है, पाई का मान 22/7। मुख्य बटे के निशान ये है, इसे थोड़ा सा बड़ा बना दें, 2 बार नहीं थोड़ा सा बड़ा बनाएं। आर का मान कितना है 2.1 की घाते हैं 3 लग जाएंगे। अब ऐसा करते हैं कि ये जो 3 और 7 है इसको ऊपर भेज देते हैं, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, काम हो जाएगा। और भाई 66 गुणते 42 गुणते 21 काटना है हमें, 4/3 गुणते 22/7 गुणते ये 2.1 गुणते 2.1 गुणते 2.1। ओके, भाग करते हैं। 21 से 21 कट जाएगा, यहाँ पे 0.1 बचेगा, ठीक है, 0.1 तो बचेगा। 21 से 21 कट जाएगा, और 21 यहाँ पे 2.1 करना, 2.1 मतलब 21 से आप भाग कर रहे हैं 0.1 जा रहा है। ओके, या फिर अगर आपको समझ में ना आ रहा है तो दशमलव हटा सकते हैं। अभी फिलहाल नहीं, ज़्यादा नहीं समझाते हैं, आपको दशमलव हटा के बताते हैं, वही ज़्यादा बेहतर रहता है। 66 गुणते 42 गुणते 21, ये है 4/3 गुणते 22/7 गुणते 2.1 गुणते 2.1 सॉरी 2.1 गुणते 2.1 ऐसा हो गया। ऐसा करते हैं, यहाँ से दशमलव हटाते हैं, 0 बढ़ाया, यहाँ से हटाया 0 बढ़ाया, यहाँ से हटाया 0 बढ़ाया। 21 से 21 खत्म किया, 7 3 21 होता है, 3 से 3 को खत्म किया, 21 दूना 42 होता है, खत्म हो गया। 2 से गाड़ देते हैं इसको, 11 मिल जाता है, और 11 से इसको गाड़ देते हैं, 11 छके 66 मिल जाता है। और कौन बचा, ये 2 से कट रहा, 2 दूनी है 4, 2 3 6, जितना काटी पीटी कर पाओ काट डालो। और कौन बचा कौन बचा कौन बचा, नीचे इधर कोई नहीं बचा, ये 2 बचा, 2 से इसको काट दो, 2 5 10, डबल 0 बच जाएगा। और कोई है, कोई यहाँ पे नहीं है। ऊपर कोई है 500 और 3 है, इन दोनों गुणा कर देंगे तो 5 3 1500 गोलियां मिल गई हैं। जितना भी आप काट सको उतना बेहतर तरीके से काटो, उत्तर आपका आपके हाथ में आ जाएगा, मतलब ठीक है। तो ये रहेगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। तो प्यारे बच्चों, अब प्रश्न संख्या 6 के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि बहुत ही ज़्यादा आसान है, पर चूँकि इसकी लंबाई चौड़ाई बड़ी है तो मतलब ज़्यादा लंबा दिखाई दे रहा है, इस वजह से थोड़ा सा डरावना लग सकता है। देखें, 36 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक अर्धगोलाकार बर्तन में द्रव भरा हुआ है। अर्धगोलाकार बर्तन कैसा होता है, अभी तक पिछले एक भी प्रश्न में हमने चित्र नहीं बनाया ना, अब हमें चित्र बनाने की आवश्यकता पड़ी। मतलब पहले भी हमको चित्र बना लेना चाहिए था, पर कोई ज़्यादा ज़रूरत समझ में नहीं आ रही थी। तो ये ऐसा कुछ अर्धगोलाकार बर्तन है, और इसमें कुछ द्रव भरा हुआ है, लिक्विड अंदर की ओर भरा है। ये आंतरिक व्यास का मतलब होता है ये इंटरनल डायमीटर, अंदर की ओर जो व्यास होगा, यानी बर्तन की कुछ मोटाई होगी ना, हमको बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है, अंदर वाला डायमीटर जहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है बस उससे मतलब है। अब इसे बेलनाकार बर्तन बेलनाकार बोतलों में खाली किया जाना है। ये छोटी छोटी सी बोतलें हैं। अब इसकी कितनी संख्या होने वाली है ये हमें ज्ञात करना है, कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी ताकि इसमें पूरा भरा खाली किया जा सके, ऐसा प्रश्न होने वाला है। तो 36 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले अर्धगोलाकार बर्तन में द्रव भरा हुआ है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बर्तनों में खाली किया जाना है। बर्तन को पूरा खाली करने के लिए ऐसी कितने बोतलों की आवश्यकता होगी। तो ऐसी स्थिति में हमको लिखना होगा ये जो हमारे पास अर्धगोलाकार बर्तन है उसका व्यास जो कि हमको दिया गया है। हम यहाँ पे लिखेंगे अर्ध
गोलाकार बर्तन का व्यास। उसके साथ में आंतरिक व्यास लिख देंगे, मतलब आंतरिक लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो ज़्यादा इफेक्टिव पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएगा। त्रिज्या लिख लेते हैं, क्योंकि हमको त्रिज्या की आवश्यकता ही तो ये है। 36/2 कर लेंगे, 18 दूनी 36 होता है, तो 18 सेंटीमीटर हम यहाँ पे लिख देंगे। अब जो हमारे पास बेलनाकार बोतलें हैं, तो बेलनाकार बोतलों की त्रिज्या के, तो यहाँ पे लिखते हैं बेलनाकार बोतलों के आधार की त्रिज्या दे रखी है यहाँ पे डायरेक्ट। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बोतलों, बेलनाकार बोतलों में भरना है। तो त्रिज्या कितने दी है? 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई, त्रिज्या r बराबर इतना होता है, ऊंचाई h बराबर हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। और ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको अगर हम कैपिटल R ले लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, रिजल्ट मिलेगा। और अब हम यहाँ पे इस बर्तनों या फिर बोतलों की संख्या हमको निकालनी है। आवश्यक बोतलें कितनी होंगी, कितनी आवश्यक बोतलें होंगी, यानी कि हमें बोतलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम ऐसे लिखेंगे, बोतलों की जो हमारी संख्या है, अगर उसको हमको निकालना है तो हमें लिखना होगा अर्धगोलाकार बर्तन का आयतन, या फिर बर्तन में भरे द्रव का आयतन, गोलाकार बर्तन में भरे द्रव का आयतन बटे 1, या फिर ऐसे 1 बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार बोतल का आयतन। आपको ऐसा लिख लेना चाहिए। अब अर्धगोलाकार बर्तन जो होता है, उसका जो आयतन होगा 2/3 पाई r कैपिटल रखते हैं, क्यूब हो जाएगा। हमको बराबर का निशान यहाँ पे लिखना चाहिए। और बेलनाकार बर्तन का जो होता है पाई r स्क्वायर h होता है। और चीज़ों को रखते हैं यहाँ पे 2/3 रखते हैं, पाई के मान नहीं रखते हैं, r कैपिटल R। ये जो है 18 था, 18 दूनी 36 यानी 18, तो यहाँ पे 18 की घात 3 हो रहा है। नीचे यहाँ पे भी पाई का मान नहीं रखते हैं, r का मान हमें कितना मिल गया? 3, ऊंचाई है 6, तो यहाँ पे r की जगह पे 3 स्क्वायर, ऊंचाई है 6, वो रख दिया। और पाई से पाई को काट दें अब, और 3, पहले 18 को 3 बार लिखें, तो ये वाला 3 नीचे भेज सकते हैं, ये वाला जो 3 है नीचे भेज सकते हो। तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुणते ये 18 गुणते 18 गुणते 18, 18 3 बार हो गया, और ये 3 नीचे आ जाएगा, गुणते ये 3 गुणते 3 गुणते ये 6 है। ओके, अब काटना शुरू करते हैं। 2 से ये काट रहा है, 2 3 6 बार, सब 3 हो गया। 3 से इसको काट देते हैं, 3 6 18, 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 से काट देते हैं, 3 6 18, 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 2 2 मिल गया, और यहाँ पे 18 मिल गया है। तो यहाँ पे 2 गुणते 18 मिल रहा है। 18 दूनी 36 दूना 72, यानी हमें 72, कितनी गंदी बात है, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। तो 72 बोतलों की आवश्यकता होगी हमारे इस प्रश्न को हल करने, मतलब प्रश्न को हल करने के लिए नहीं, हमारे इस बर्तन को खाली करने के लिए। तो 72 बोतलें आपका जवाब हो गया इस प्रश्न के लिए। तो बेहतरीन काम है। प्रश्न संख्या 7 पे पहुंच चुके हैं, और देखते हैं क्या है प्रश्न में। कहा गया है कि 24 मीटर लंबी 0.4 मीटर मोटी 6 मीटर ऊंची एक दीवार को ईंटों से निर्मित कराया जाता है, जिसमें प्रत्येक ईंट की बीमा जो है 25 सेंटीमीटर 16 गुणते 10 सेंटीमीटर दी गई है। यदि दीवार के आयतन का 1/10 भाग मसाले से भरा जाता है, तो दीवार के निर्माण में लगने वाले ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा और टिकाऊ प्रश्न है, दीवार की तरह मजबूत। हमको प्रश्न संख्या नंबर डाल देना है, और मतलब प्रश्न संख्या और नंबर, मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पे लिखते हैं दीवार
की हम लंबाई लिखने वाले हैं। हालांकि बीमारी लिख लेना चाहिए, लेकिन लंबाई लिखने वाले हैं जो कि है 24 मीटर। अब याद रखें कि जो 24 मीटर है, चूँकि ईंटों की संख्या, ईंटों की जो बीमारी दी गई सेंटीमीटर में दी गई, तो मीटर में हमारे पास काम चलने वाला नहीं है। तो ये 24 गुणते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए हैं तो 2400 सेंटीमीटर हो गया। इतना समझ में आ जाता है। तो जबकि लंबाई हो गई तो हम चौड़ाई के भी देख लेते हैं। चौड़ाई जो कि है 0.4 मीटर, तो अगर इसको हम गुणा करते हैं 0.4 है, गुणा करते हैं 100 से, तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। और ऐसे में ऊंचाई की अगर बात कर लेते हैं जो कि है 6 मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 6 गुणते 100 अर्थात 600 सेंटीमीटर। ये तो दीवार की माप हो गई। और हमको पहले तो इसके मसाले का भाग देखिए, मसाला क्या है, 1/10 भाग तक भरा जाता है। दीवार के आयतन का 1/10 भाग होता है। तो सबसे पहले तो हमें दीवार का आयतन निकाल लेना होगा, तभी कुछ काम बनेगा। हम यहाँ पे दीवार का आयतन निकालते हैं। अब दीवार कैसी हो, घनाभ के आकार हो की होगी, तो इसमें लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई के सिवाय कुछ होगा नहीं। तो ये 2400 हो गई, गुणते 40 हो गई, और ये 600 हो गई। और अब गुणा करना है इनका, तो भाई 1 2 3 4 5 0 ऐसे प्यार से लाइन से लगा दो। 6 चौक 24 होता है, 24 का हमको गुणा करना है। ठीक, तो देखो भैया 6 चौके 24 होता है और इधर है 24, इन्हीं दोनों का हमको गुणा करना है। 4 चौक 16, यहाँ से लगे 4 दूनिया 8 1 9, 2 चौके 8, 2 दूनिया 4, यहाँ पे 6 मिल गया, और 9 8 17, यहाँ पे 576, तो मिल गया है 576 और 5 0। ये सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो दीवार का आयतन होगा। और यहाँ पे भाई बात ये आती है कि चूंकि मसाला दीवार के आयतन का 1/4 भाग मसाले से भरा है, तो भैया यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दीवार के आयतन का 1/10 भाग मसाले से भरा है, मसाले से भरा है, तो इसलिए मसाले का आयतन वो कितना होगा, जो भी हमारे पास ये दीवार का आयतन है, जितना भी मिला है वही लिखिए, और इसमें गुणा कर दीजिए 1/10 से, सेंटीमीटर क्यूब 1 0 काट दीजिए, और ये मिल गया आपको 5 7 6 4 0 सेंटीमीटर, सॉरी क्यूब लिखना था, क्यूब। ये मसाले का आयतन हो गया, लेकिन हमें ईंटों का आयतन चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे दीवार में लगी ईंटों का आयतन। दीवार में लगी ईंटों का, सभी ईंटों का कुल आयतन, वो कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा दीवार का आयतन माइनस ये जो आपके मसाले का आयतन मिला है, मसाले का आयतन, उसमें से ये चीज़ हासिल होगी। तो दीवार का आयतन तो है 5 7 6 5 0, और दीवार का आयतन मसाले के आयतन में उसमें 1 0 कम है, गिनतियाँ वही है, बस 1 0 कम है। घटाना बहुत दिलचस्प रहने वाला है, ध्यान से समझेंगे बात को। अगर सिंपल तरीका ना समझ पाए तो ऐसा लिख के कर लो, 5 7 6 5 0, उसमें से 1 हटाना है तो पीछे से लिखो भैया 0 0 0 0 4 0, इसके बाद तो 4 लिख लिया, फिर 6 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 5 लिखा। गलती नहीं करना, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती होने की संभावना है। ये दुर्घटनाग्रस्त वाला क्षेत्र है ना, जहाँ पे दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है।
जहाँ पे दुर्घटना होनी तय होती है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हासिल लीजिए। 10 में से 6 गया 4, 5 में से 7 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 15, 15 में से 7 घटाने पर हो जाएंगे कितना 8, और यहाँ पे बचा है कितना 6, 6 में से 5 गया 1 और ये 5, इतना प्राप्त हुआ है। यानी कि हमारे पास है 5, 1, 8, 4, 4 0 सेंटीमीटर क्यूब आप कह सकते हैं, जो कि हो जाएगा दीवार में लगी सभी ईंटों का आयतन। अब हम पहले तो एक ईंट की बीमारी लिख लेते हैं। एक ईंट की जो लंबाई है वो लिख लेते हैं, और लंबाई का पता नहीं है क्या है, 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 16 और ऊंचाई है 10, यही को हमको लिखना चाहिए। ईंट की लंबाई, और यार भूल गए, 25, 16, 10, तो लंबाई है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 16 सेंटीमीटर, ऊंचाई वो है 10 सेंटीमीटर। और अगर आयतन की बात कर लें, वो भी एक ईंट का आयतन अगर हम निकालना चाहें तो 25 गुणित 16 गुणित 10 होने वाला है सेंटीमीटर क्यूब। और क्या इनका गुणा किया जाए? क्या इन्हें काले पेन से लिखना चाहिए? नहीं यार, ये तो गलती कर दी मैंने। अब आगे बात करते हैं ईंटों की संख्या के बारे में। ईंटों की संख्या, हमको इसको गुणा नहीं करना है, ईंटों का आयतन को इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कभी नंबर नहीं कटने वाला है। चाहे तो गुणा कराएं, चाहे से छोड़ दें। हालांकि वो 4000 आ रहा है, लेकिन छोड़ो भाई, रुक जाओ, थम जाओ, ठहरो, ध्यान दो इसमें क्या करना है, या फिर गुणा करा लेते हैं क्योंकि आसान होने वाला है। मुझे लग रहा है कि इनका गुणा थोड़ा सा आसान होने वाला है। 16, देखो 16 का गुणा अगर आप समझना चाहो तो मैं क्या बताऊं भाई, 25 का पहाड़ा पढ़ लो, या फिर 16 को कह दो 4 चौके 16 होता है, 4 चौके 16, और ये 25 दिखाई दे रहा है, 25 चौके हो गया 100, और 4 से गुणा करेंगे 100 चौका 400 हो जाएगा, और ये 10 दिखाई दे रहा है 4000। सिंपल प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन की। ना समझ में आए तो 25 गुणा से 16 कर लेना, जो भी उत्तर मिले उसमें गुणा कर देना 10 से, तो आंसर मिल जाएगा यही 4000। करने की प्रोसेस बहुत सिंपल है, कर लेना भैया सेंटीमीटर क्यूब। हालांकि आमतौर पर नहीं करते हैं हम, और सीधे सीधे भाग करके जैसे काट पिटैया होती है पिछले कुछ प्रश्नों में आपने देखा, वैसे ही कर लेते हैं। अब ईंटों की संख्या निकालने हैं तो दीवार में लगी, ये लिखते हैं दीवार में लगी सभी ईंटों का कुल आयतन। ठीक है भैया, कुल आयतन बटे एक ईंट आयतन, एक ईंट का आयतन, जो भी होता है ऐसे लिखेंगे और काम हो जाएगा आपका। तो दीवार में लगी सभी ईंटों का कुल आयतन जो है वो हमने लिख लिया, और एक ईंट दीवार मतलब एक ईंट का आयतन जो है वो लिख लिया। 3 0 कट रहा है, काट दिया। 4 से डायरेक्ट काटो, या फिर 2 से काट सकते हो, बट 4 से ही काट लेते हैं। 4 1 कम 4, बचेगा 1, और 1 11 हो रहा है, तो 4 2 नहीं है 8, 8 3 11 होता है, 3 बचा, 4 8 32, 4 9 36, 4 9 36 हो गया, 36 2 38 होता है, 2 बचा, और तो 4 6 24 होता है, और एक ही 0 बचा है वो लग जाएगा, यानी हो जाएगा 12,960 ईंटें इतनी लगी हुई है, इतनी ईंटों की संख्या हो गई है। सो ये समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, तो 8वां प्रश्न आइए देखें क्या है। एक बेलनाकार टैंक का आधार की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इसमें एक वृत्ताकार पाइप जिसका से 0.7 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बह रहा है। यदि पाइप का व्यास 2 सेंटीमीटर है तो 1/2 घंटे में टैंक के तल में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो यहीं पे इसे शुरुआत कर देते हैं कि माना टैंक के तल में हुई
वृद्धि कितनी होने वाली है, वृद्धि वो ले लेते हैं अपना HL या फिर x, सेंटीमीटर लेते हैं क्योंकि सारी चीज़ें हम सेंटीमीटर में रखने वाले। जो मीटर पर सेकंड में है उसको भी हम सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे और आधे घंटे को हम सेकंड में चेंज करेंगे। सब कुछ सेंटीमीटर में रखने का हम प्रयोग करेंगे ताकि चीज़ें बहुत ही आसानी से हो जाएं। टैंक के तल में हुई वृद्धि x सेंटीमीटर है। सबसे पहले बात तो यहाँ से देखते हैं, टैंक के बेलनाकार टैंक के आधार की त्रिज्या। तो टैंक के आधार की त्रिज्या हमें दे रखी है, वो हमें लिख लेनी चाहिए। वो है R बराबर हम रखेंगे कि, या फिर कैपिटल R ले लेते हैं, टैंक है बड़ा है तो 40 सेंटीमीटर इतना हो गया है। और इसमें पाइप से तो वृत्ताकार जो पाइप है, यहाँ पे आधार की त्रिज्या हो गई है। ओके, ये जो तल में हुई वृद्धि है वो H बराबर भी होती है, क्योंकि भाई ऐसे समझे आप कि आपके पास एक टैंक है ऐसा कुछ, मान लीजिए उसमें इतना तो पानी है और कुछ और पानी आ गया जिसकी वजह से उसका तल यहाँ तक बढ़ गया, इतने से उतना ऊंचा बढ़ गया। ये H ऊंचाई ही तो है और ये कितना पानी आया है बस उसी का आयतन के बराबर होगी। तो यही चीज़ को हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो कैसे होने वाली है बातें, इतना हो गया। टैंक के तल में हुई वृद्धि H हो गई, टैंक के आधार की त्रिज्या हो गई, इससे इसमें टैंक में कितना पानी आएगा उसका आयतन तो निकाला जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि पाइप से कितना पानी आ रहा है। तो पाइप का व्यास क्या है, पाइप का व्यास दे रखा है, तो व्यास तो है 2 सेंटीमीटर, तो हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। पाइप का व्यास 2 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या स्मॉल r बराबर लेंगे जो कि हो जाएगी 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर। और आधे घंटे में तल में हुई वृद्धि कितना है वो निकालना है, लेकिन उससे पहले बहाव की जो दर है, पाइप से पानी के बहाव की दर, तो पानी के बहाव की दर वो है 0.7 मीटर प्रति सेकंड। इतना मीटर प्रति सेकंड यानी इतने मीटर जो है वो 1 सेकंड में चला जाता है। तो आधे घंटे में प्रवाहित, आधे घंटे में जो हमारा बहाव की लंबाई है वो क्या होगी वो हमको निकाल लेना है। तो आधे घंटे 1/2 घंटे में या 30 मिनट या ऐसा कहते हैं कि 30 × 60 सेकंड में पानी के बहाव की लंबाई, पानी के बहाव की लंबाई। भाई बात समझे कि बहाव की दर है 0.7 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो पाइप है बेलनाकार पाइप ऐसे पतली सी, तो 1 सेकंड में 0.7 मीटर तक पानी बह जाता है। मतलब उतनी दूर वाला पानी तो टंकी में गिर चुका होगा, 1 सेकंड वाला, ठीक है, इतनी दूर वाला। हमको यहाँ पे आधे घंटे में कितनी लंबाई वाला पानी इसमें बहा है बस हमको वो चाहिए होगा। ओके, तो पहले बात तो समझ लें कि 0.7 मीटर जो है वो है 1 सेकंड में बहा हुआ। अब हमारे पास इतना टोटल सेकंड है तो हम यहाँ पे गुणा कर दे रहे हैं, इतना इतना जो कुछ रहेगा, क्योंकि ये मीटर में था तो ये भी मीटर में रहेगा। अब हम बाकी सारी चीज़ें सेंटीमीटर में रख रहे हैं तो इसको सेंटीमीटर में भी, इसको भी सेंटीमीटर में रखेंगे। तो 0.7 × 30 × 60 हो गया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, हमने 100 से गुणा करा दिया तो ये सेंटीमीटर में बदल गया। अब इसका दशमलव थोड़ा हटा लेते हैं, ये 100 से गुणा करा लेते हैं तो 70 हो जाएगा, × 30 हो जाएगा, × अपना ये 60 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर चल रहा है, बाकी गिनतियों को गुणा करा लेते हैं, इसको गुणा करा करके रख सकते हैं, बट जाने देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। इसको
पढ़ा रहने देते हैं, आगे चीज़ को समझते हैं। तो बात यह है कि टंकी के या फिर जो है टैंक है, टैंक में बढ़े हुए जल का आयतन, जल का जो आयतन है वो बराबर होगा पाइप द्वारा प्रवाहित माने गिराए गए जल का आयतन। इतना समझ में आई बात। तो टंकी में टंकी के बढ़े हुए जल का जो आयतन है वो क्या होगा, वो हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर एच क्या, उसकी वृद्धि जो हुई है x, ऐसा रख सकते हैं या फिर h ही लिख लेते हैं h। और x सेंटीमीटर मानने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे s सेंटीमीटर ही ले लेते हैं, गलत मान लिया था हमने उसको। और पाइप में प्रवाहित जल का आयतन जो होगा वो हो जाएगा पाई स्मॉल r स्क्वायर h, या फिर हम l ले सकते हैं, जो लंबाई है l उसका प्रयोग करेंगे। तो पाई ऐसे रहने देंगे, कैपिटल R का मान कितना मिला था 40, तो 40 की घाते 2 हो जाएगा, गुणते h बराबर पाई गुणते यहाँ पे R कितना था 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, गुणते l का मान ये इतना लंबा सा जो मिला था 70 गुणते 30 गुणते 60। h की वैल्यू निकालनी है तो h यहीं रहने दीजिए, इन लोगों को भी यहीं रहने दीजिए। 1 की घाते 2 बराबर 1 होता है, ये 70 है, यहाँ पे 30 है और वो है 60 बटे, ये लोग भी इधर आएंगे, पाई ऐसे आ जाएगा 40 की घाते 2 है तो 40 को 2 बार लिख लीजिए, पाई से पाई काट दीजिए, 2 0 कट जाएंगे और कुछ कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 से ये कट रहा है 30 हो रहा है, ठीक है, 2 से और कट रहा है ये 15 हो रहा है, और कुछ कटेगा नहीं, 4 बचा है इधर, ऊपर है 3 7 3 और 15, तो गुणा कर लेते हैं इन लोगों का। तो 7 3 21 हो रहा है और ये गुणते 15 हो रहा है, बटे है 4, 21 और 15 गुणा करा लेते हैं, उसके बाद 4 से भाग कर लेंगे, 15 1 15 को 5 से लगे 15 दूनी 30 1 31 हो गया, बटे 4 हो रहा है, और 4 से भाग कर लेते हैं, 4 से भाग 315 में, तो 4 सते 28 होता है, कितना बचेगा, हासिल लिया 11, 11 में से 8 गया 3, 1 कट गया 5 और 4 8 32, 4 8 32, यहाँ पे बच गया 3.0, 4 सते 28, कितना बचा 2, 4 पंजे 20 भैया, 0 बढ़ाने पर 20 आएगा, मतलब कुल मिला के कितना आ गया 78.75 सेंटीमीटर। तो ये रहेगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। अब आगे के प्रश्नों पे हम चल सकते हैं, जो कि है प्रश्न संख्या 9। सो दोस्तों, जो 9वां नंबर प्रश्न है वो बहुत ही आसान होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या है। प्रश्न में कहा गया है कि एक 12 सेंटीमीटर व्यास का गोला है जो एक कुछ भाग पानी से भरे हुए लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। यदि गोला पानी में पूर्णतः डूब जाता है तो बर्तन के पानी के स्तर में 3 से 5/9 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। भाई बात ये होने वाली है कि आपके पास एक बेलनाकार बर्तन है, ठीक है, गंदा सा बर्तन है, हमने एक गोले को उसमें डाल दिया, मान लेते हैं पानी पहले इस लेवल पे रहा होगा या फिर कुछ भी लेवल पे रहा होगा, फिर इसको डुबोने के बाद उसका लेवल थोड़ा सा ऊंचा हो गया, थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो ये पानी के जल स्तर में जो वृद्धि है, ठीक है, वो किसके बराबर होगी, इसके आयतन के बराबर होगी, इसके आयतन के बराबर इसमें वृद्धि होगी। ओके, बात समझ में आ गई। तो हमको गोले का आयतन और इसमें बढ़े हुए जल का आयतन दोनों को बराबर करना है। उससे पहले हमें सारी डिटेल्स लिख लेनी होंगी, जैसे कि गोले का व्यास क्या है, तो शुरुआत वहीं से कर लेते हैं। यहाँ पे हमको पूछ रहा है बेलनाकार बर्तन का व्यास, हम यहाँ पे लिख लेते हैं माना। क्या माना, छोड़ो बाद में मानेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ पे गोले का व्यास लिखने वाले हैं,
तो लिखने वाले हैं गोले का व्यास वो है 12 सेंटीमीटर। हम लिखने वाले हैं इसकी त्रिज्या जो कि है r, स्मॉल r ले लेते हैं, ठीक है। स्मॉल r बराबर 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब इसमें इसका आयतन तो हम निकाल ही लेंगे। गोले को पानी में डुबोया जाता है तो बेलनाकार बर्तन के जल स्तर में इतनी वृद्धि हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार बर्तन के जल स्तर में वृद्धि वो कितनी है भैया, वृद्धि जो होगी वो h बराबर, इसकी ऊंचाई क्या रहेगी वो h बराबर लेने वाले हैं 3 सही 5/9 सेंटीमीटर है। और इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। 9 त्रिक 27, 27 में 5 जोड़ने पर कितना होता है 32, ये होता है 32/9 सेंटीमीटर रहने वाला है। और माना बर्तन के आधार की त्रिज्या वो ले लेते हैं r, बस ठीक रहेगा। ओके, तो अब यहाँ पे वो मुख्य चीज़ लिखना है जो कि ज़रूरी है। तो गेंद या फिर गोले का आयतन बराबर बर्तन में बढ़े हुए जल का आयतन, ये दोनों बराबर होने वाले हैं। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, इसका r कितना था, स्मॉल r था गोले का, r3, और जो बेलनाकार बर्तन है उसमें जो जलस्तर होगा उसमें वृद्धि होगी वो हो जाएगा पाई r² × h। ओके गुड। तो 4/3 यहाँ पे रखा, पाई का मान यहाँ पे नहीं रखा, r का मान इसका कितना था, गोले का व्यास था 6, तो यहाँ पे 6⁻³ हो गया, बराबर पाई का मान नहीं रखा। r का मान तो हमें ज्ञात करना ही है क्योंकि वैसे से तो काम है हमारा। h का मान जो है हमारे पास 32/9 था। ओके, फाइनल काम ख़त्म, ख़त्म करते हैं। r² बराबर, देखिए ऐसा लिखिए 4 पाई × 6 और ये जो 3 है ऐसे 3 नीचे भेज दीजिए, ये पाई नीचे आएगा, ये 32 नीचे आएगा, 9 नीचे से ऊपर जाएगा, ऐसा होता है हिसाब। पाई से पाई से कटा, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 16 दूनी 32 होता है, 4 से काटेंगे 4 चौके 16 होता है, 2 से काटेंगे 2 कटेगा 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे 2 कटेगा 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 हो जाएगा। r² बराबर मिल रहा है 3 × 3 × 9, यानी कि r² बराबर है कितना 3 × 3 × 9। r बराबर कह सकते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा 3 × जो 9 है इसका वर्गमूल ले लेते हैं, या फिर इसको हम लिख लेते हैं 3 × 3, जोड़ा बना लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, 3 × 3 लिख लेते हैं। r बराबर, और ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, r बराबर सेंटीमीटर में रहेगा। और इसके व्यास की बात कर रहे थे, व्यास बराबर 2 हो जाएगा, 2 × 9 2 18 सेंटीमीटर। मतलब यही चलने वाला है, और क्या ही करेंगे इस प्रश्न के साथ में। कुछ बड़ा व्यवहार नहीं करना है, कुछ तुच्छ नहीं समझना है इस प्रश्न को, हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन है। एक कुएं का व्यास 7 मीटर है और 22.5 मीटर गहराई तक होता गया है। कुएं से निकाली गई मिट्टी के चारों तरफ बांध बनाया गया है। यदि बांध की ऊंचाई इतना है तो बांध की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब भाई बात यूँ होती है कि बांध मतलब, देखिए कुआं ऐसा है, ये गड्ढे के रूप में ऐसे खोदा गया, और जो हमारा बांध बनाया जाना है, बांध देखेंगे, ध्यान देंगे, ये एरिया तो खाली रहेगा और इसी के चारों ओर, हाँ भाई ऐसा है,
ध्यान से समझना, इतना ऐसे बांध बनाया जाएगा। कुआं खाली काला वाला हिस्सा है, ये ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा है, समझे कि नहीं? ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ पे बांध बनाया जाना है। और हाँ, बीच में खाली छोड़ोगे नहीं, वहाँ पे मिट्टी डाल दोगे तो चल कैसे निकालोगे, तो खाली रहेगा। हमको इसकी चौड़ाई ही निकालनी है, कितना चौड़ा होगा वो निकालना है। ठीक, तो शुरुआत करें। चलो पहले बात को समझ लेते हैं। इस जो कुएं की आंतरिक त्रिज्या होगी वो इसके लिए भी आंतरिक त्रिज्या होगी और इसके लिए बाहरी त्रिज्या ये हो जाएंगे। कुएं की गहराई जो अलग से दी गई है वो तो है, इसकी ऊंचाई अलग से दी गई है, मेड़ की ऊंचाई अलग से दी गई है। अच्छा हम देख लेते हैं, देख देख के लिख लेते हैं। देखिए कुएं का व्यास है 7 मीटर, तो पूरा है ये 7 मीटर। इसकी त्रिज्या ये स्मॉल आर बराबर 7/2 हो जाएगी और 22.5 मीटर गहराई खोदा गया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है 22.5 मीटर। ओके, और कुएं से निकाली गई मिट्टी को चारों तरफ बांध बनाया गया। यदि बांध की ऊंचाई 1.5 मीटर है, यानी इसकी ऊंचाई है कितनी, 1.5 मीटर। इतना ऊंचा है तो बांध की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी कैपिटल आर में से स्मॉल आर को घटाना है। इतनी डिटेल अगर आपको समझ में आ गई है तो काम शुरू किया जा सकता है कुएं का व्यास वगैरह सब लिखते हुए। तो कुआं होता है शायद, जाने देते हैं, कुछ भी हो, जो है नकल करके लिखना चाहिए था। कुएं का व्यास वो है 7 मीटर। गुड। त्रिज्या वो है कितनी, 7/2 मीटर। डेसिमल में नहीं बदलेंगे, या फिर बदल भी सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप बदलें, आप ऐसे ही रहने दें। और गहराई जो है वो है 22.5 मीटर। हो गई बात खत्म। निकाले गए मिट्टी से बनाया गया बांध, निकाली गई मिट्टी से बांध बनाया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बांध की ऊंचाई। बांध की ऊंचाई हम इसको यहाँ पे आंतरिक त्रिज्या थी स्मॉल आर ले लेते हैं, इसकी गहराई थी इसको कैपिटल एच ले लेते हैं, इसकी स्मॉल एच ले लेते हैं। और ये कह रहा था 1.5 मीटर ऊंचा रखिए, हम 1.5 मीटर ऊंचा रख रहे हैं। इसकी आंतरिक त्रिज्या होगी। क्यों आंतरिक त्रिज्या होगी, क्योंकि ये एक वलय के आकार का होगा, खोखले बेलन के आकार का होगा, इस वजह से। और वो उसी के बराबर होगी, यानी 7/2 मीटर के बराबर होगी। और माना बाहरी त्रिज्या जो होने वाली है वो क्या है, कैपिटल आर मीटर। इतना सा ले लिया, कैपिटल आर का मान निकालेंगे तब काम हो पाएगा इसके चौड़ाई से संबंधित। चलिए बात को शुरू करते हैं। कुएं का आयतन बराबर कुएं का आयतन बराबर बांध का आयतन। ठीक, कुएं का आयतन बेलन के आकार का है और बांध जो है खोखले बेलन के आकार का है। तो कुएं का आयतन का जो सूत्र हो जाएगा पाई आर और स्क्वायर एच हो जाएगा, और जो खोखले बेलन का सूत्र होता है वो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच होता है। ये होता है फॉर्मूला। और पाई ऐसे रहने देते हैं। आंतरिक त्रिज्या जो थी वो 7/2 थी, वही ले लेते हैं 7/2, उसका स्क्वायर गुणते ऊंचाई कुएं की 22.5 जैसा है वैसा ले लेते हैं 22.5। पाई का मान ऐसे रहने देते हैं। कैपिटल आर का मान हमको पता नहीं है, वो निकालना है। इसका मान हम 7/2
2 लेंगे, होल स्क्वायर हो रहा है, ब्रैकेट से कुछ लगा लेते हैं और h की वैल्यू क्या है, वो है 1.5 स्मॉल h की वैल्यू। हमको यहाँ पे कैपिटल H लेना था और यहाँ पे ठीक लिया है, यहाँ पे कैपिटल H लेना था, बस ये गलती लिख के थी। और अब थोड़ा सा सुधार ले लेते हैं, पाई और यहाँ पे 7/2 गुणित 7/2 गुणित 22.5 पाई, यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे इसको 7/2 स्क्वायर ही, क्यों, क्योंकि एक ब्रैकेट में अंदर बंद है और पहले ये बाहर वाले निपट जाएं फिर इसका निपटारा करेंगे, इसकी वजह से बचा के रखा है, गुणित 1.5 है। ये वाली चीज़ें नीचे आएंगे, ऐसे पाई पाई काट देते हैं, कट जाएगा। और 15 में 225 होता है, वो भी काटा जा सकता है, ऐसा डेसिमल हटा करके या फिर उधर भेज कर हटाएं। देखिए यहाँ से दशमलव, चलो भेज ही देते हैं, r² - 7/2 स्क्वायर लिख देते हैं, ये 7/2 है गुणित 7/2 है गुणित ये 22.5 है बटे 1.5 हो जाएगा। एक अंक से दशमलव हटा, 15 कम 15, 15 में 225 होता है। ठीक है, अगर 15 का पहाड़ा नहीं आता है तो क्या करें सर, तो कोई दिक्कत नहीं, इससे काट लो ना, 3 से काट लो फिर 5 से काट लो, 15 में 225 होता है, इतना तो हो गया। अब क्या किया जाए, ज़्यादा कुछ नहीं, इनका गुणा कराओ। क्या है भैया, ये 7×7 है बटे 2 नहीं है 4 है, गुणते ऊपर 15 है, इतना हो गया है। और ऐसा कर लेते हैं, इस r² को इधर भेज देते हैं, प्लस मतलब ये जो वैल्यू है 7/2 का वर्ग यहाँ पे भेज देते हैं, प्लस में हो जाएगा r² बराबर है, गुणा कराते हैं 15×9, तो इनका गुणा कराते हैं और फिर जोड़ते हैं। ओके, तो 15×9 कितना होता है, तो 15 चौके 60, 15 120, 15×9 135, 135 होता है, हासिल लग जाएगा 135 है भैया, 135 को 5 लिख दिया, 13 हासिल हो गया। 15 चौके 60, 60 और 30 को जोड़ेंगे तो ये 73 हो रहा है, तो 73/4 है, प्लस 7×7 है बटे 2 नहीं 2 का वर्ग 4 है, बराबर r² हो रहा है। नीचे वाली गिनती बराबर, ऊपर वाला जुड़ जाएगा। 9 5 14 4 हासिल लगेगा 1 4 3 7 1 8 और ये 7 है बटे 4 बराबर r² हो रहा है। कट जाएगा, इससे कट जाना चाहिए, 2 दूनी 4, 2 से काट दें 2 3 6 और 2 9 18 और 2 दूनी 4, 2 से फिर काटेंगे 2 1 कम 2 और 2 9 18 और 2 6 12, 196 आ रहा है, 196 बराबर r² आ रहा है। तो r बराबर हो जाएगा √196। तो ये किसका होता है, 14 14 में 196 होता है। ठीक है, तो r बराबर हो जाएगा 14। सब कुछ मीटर में चल रहा है तो ये भी मीटर में रहेगा। और ये जो हमारा बांध बनाया गया था, बांध मतलब जो उसके चबूतरा होता है, इसके हमको चौड़ाई चाहिए ना, बांध की चौड़ाई की मोटाई की, हाँ चौड़ाई, बांध की चौड़ाई ये जो होने वाली है ये हो जाएगी कैपिटल R - स्मॉल r। कैपिटल R तो मिल गया है 14, उसमें से घटा देंगे स्मॉल r 7/2। ठीक है, घटाओ 14 - 7 का आधा, 7 का आधा 3.5 होता है। ठीक है, उसको घटा देंगे, तो घटाओ भी, 14 है आपके पास, उसमें से 3.5 घटाओ, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 10 में से 5 गया 5, हासिल दशमलव लगाओ, 3 में से 3 गया 0 1, 10.5 मीटर, इतना सा कह दो तो ये उत्तर के रूप में आपको मिल जाएगा। तो उत्तर के मिलान कर लो भाई, एकदम सही आ रहा है। तो ओके, ये पूरा प्रश्नावली हो गई समाप्त। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।